हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज का 21 है। आज तक हम 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं ऑलरेडी, और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम ना हो जाए, और उसके बाद सबसे लास्ट में होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो आपको डे बाई डे निरंतर प्यार के साथ में डेली प्रैक्टिस सेट लेते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। और हम एएलपी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, टेक्नीशियन का भी हो जाएगा, आरपीएफ का भी हो जाएगा, ग्रुप डी की वैकेंसी आ भी जाएंगी, उसका भी हो जाएगा। तब तक हम प्रैक्टिस सेट डेली चलाएंगे, डेली सुबह 8 बजे। ठीक है नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार, और जोरदार तरीके से आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली आपको देखने को मिलेगा सुबह 8 बजे। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लगाने हैं, और आपको लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स सही हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। तो कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 2 है हाइपोकेलिमिया, ऑप्शन नंबर 3 है रिकेटस, और ऑप्शन नंबर 4 है पेलग्रा। ठीक है नहीं, तो आपको ये बताना है। तो कैल्शियम की कमी से, जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी हड्डियों को, यानी कि बोन्स को प्रभावित करती है, और हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें क्या है, रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? रिकेटस, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं। और इस रोग में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों का देरी से आना, सर के बाल झड़ना, तो हड्डियों का क्या है, कमज़ोर हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सूखा रोग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सूखा रोग कहलाता है, ध्यान रखेंगे। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, और ये पोटेशियम की कमी से। जब हमारी बॉडी में पोटेशियम नामक पदार्थ की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो क्या कौन सा बीमारी हो जाती है? हाइपोकेलिमिया हो जाता है। और पेलग्रा जो होता है ये विटामिन B3, नियासिन जिसका नाम होता है, विटामिन B3 जिसका क्या नाम है, रासायनिक नाम? विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या है भाई? नियासिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमारी होती है पेलग्रा होती है। लेकिन बात करें हम रिकेटस के बारे में, तो रिकेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं इसको हम? सूखा रोग। सूखा रोग। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप या तो विटामिन डी बोल दो, या फिर आप बोल दो कैल्शियम की कमी से। या तो विटामिन डी बोल दो या कैल्शियम की कमी से बोल दो। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, ध्यान से लिख लेंगे। नंबर 1 आपने नाम सुना होगा ओस्टोमलेशिया। क्या है भाई? ओस्टोमलेशिया, आपने ये बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, ओस्टोमलेशिया। नंबर 2 आपने नाम सुना होगा ओस्टोपोरोसिस। क्या है भाई? ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपोरोसिस। आपने नंबर 1 नाम सुना होगा बाउलेक्स। क्या नाम सुना होगा? बाउलेक्स, बाउलेक्स, बाउलेक्स। और एक आपने नाम सुना होगा नोकनी डिसीज। क्या नाम सुना होगा आपने? नोकनी, और इसे बोलते हैं डिसीज। तो ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, बाउलेक्स और नोकनी डिसीज, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो क्या है, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी से होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, इसमें ऑस्टोमलेशिया में होता है रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। क्या है भाई? रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, सॉरी ओस्टोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? हड्डियों में छिद्र हो जाता है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है। और बाउलेक्स में क्या होता है, जांग की हड्डी मुड़ जाती है। क्या होती है भाई? जांग की हड्डी मुड़ जाती है। जब हमारे पूरे शरीर का वजन हमारी इस फीमर हड्डी पे आ जाता है, जो फीमर होती है जांग की हड्डी, जब इस पर सारा बॉडी का वजन आ जाता है तो उस रोग को हम कहते हैं बाउलेक्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जांग की हड्डी मुड़ जाती है। एक होता है नोकनी डिसीज, इसमें क्या होता है, घुटनों का मिलना। क्या होता है भाई? घुटनों का मिलना,
तो घुटनों का मिलना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हड्डियों से क्या है, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपको पता ही है, 5 नंबर में लिख लेंगे सूखा रोग। सूखा रोग, तो सूखा रोग हुआ जिसे हम रिकेटस बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, बाउलेक्स, नोक्नी डिसीज। अगर आपसे पूछ लेता है कि हड्डियों का अध्ययन, अगर आपसे पूछता है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है भाई, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो, ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। अगर आपसे पूछ लेता है कि हड्डियों के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑर्थोलॉजी। क्या ध्यान रखेंगे, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, तो ऑर्थोलॉजी ये हड्डियों के रोग का अध्ययन है, और ये हड्डियों का अध्ययन है कि भाई ये किस व्यक्ति की हड्डी है, किसी मानव की हड्डी है, या किसी जानवर की हड्डी है, या किसी इंसेक्ट की हड्डी है, या किसी रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की हड्डी है। तो जब इन हड्डियों का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑस्टियोलॉजी करते हैं, इसे बोलते हैं हम हड्डियों का अध्ययन। लेकिन अगर किसी हड्डी के रोग का अध्ययन पता करना कि इस हड्डी में रोग क्या है, हमारी हड्डी में कोई रोग आ जाता है, मान लीजिए हड्डी मुड़ गई है, हड्डी में छेद हो गया है, या जांघ की हड्डी मुड़ गई है, या नोक्नी डिसीज हो गई है, क्या बीमारी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो इन सब का अगर अध्ययन करना होता है तो हम ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यह ऑर्थोलॉजी कहलाता है, हड्डियों के रोग का अध्ययन करना। तो आप लोगों से पूछा था कि कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या है, रिकेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही ठीक ठाक दिया होगा। अगर आप लोगों ने ठीक ठाक दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ठीक ठाक नहीं दिया है तो गाल पे जोर से थप्पड़ लगाएंगे, या फिर थप्पड़ लगाना अच्छा नहीं लगता है तो आप साइड में खड़े होकर 2 मिनट तक मुर्गा बनेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं या कमेंट करना चाह रहे हैं और उनका क्वेश्चन गलत चला गया तो वो पहले तो मुर्गा बनेंगे साइड में जाके। मुर्गा बनने के बाद फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि रियलिटी में कहाँ हमने गलती की थी। ठीक है नहीं, तो प्रैक्टिस सेट उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन लोगों का क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है तो उन्हीं के लिए होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लगा लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। अगर किसी का इसका आंसर मान लीजिए गलत चला गया तो वो फिर से मुर्गा बनेगा। क्या बनेगा भाई, वो फिर से मुर्गा बनेगा, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये कक्षा 10th में पढ़ा दिया जाता है, और कक्षा 10th की साइंस आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका आंसर राइट क्या होगा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, क्या टंगस्टन का बना होता है, क्या आयरन का बना होता है, क्या नाइक्रोम का बना होता है, क्या नाइक्रोम, ये नाइक्रोम दोनों सेम हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। लेकिन बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का तो बना होता है, लेकिन क्यों बना होता है उसकी बात आपको समझनी है। क्या समझनी है भाई, बल्ब का फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट क्यों बना होता है, इसका ये बात आप लोग समझेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, इसका जो होता है गलनांक, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कैसा होता है भाई, उच्च होता है। और कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक उच्च होता है। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट। लेकिन बात करें इसका प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध ये भी पूछा जाता है ना कि जो फिलामेंट आप टंगस्टन का यूज कर रहे हो इसका प्रतिरोध उच्च होता है निम्न होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। पूछ लेता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, गैस, तो आप ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन और आर्गन, भाई नाइट्रोजन और आर्गन इसमें गैस भरी जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे गलनांक उच्च होता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, गैस कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा फ्यूज वायर का, किसका भाई, फ्यूज वायर का नाम सुना होगा। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो गलनांक होता है ना, गलनांक, इसका गलनांक वो कैसा होता है आपसे पूछ लेता है। इसका प्रतिरोध आपसे पूछ लेता है, प्रतिरोध, और ये बना किसका होता है, ये बना किसका होता है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे इसका जो गलनांक होता है ये इसकी बात है, ये निम्न होता है, लेकिन प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, और ये बना होता है लेड और
टिन का, किसका, लेड और टिन से बना होता है, लेड और टिन से बना होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई जो हमारा हीटर वायर है ना, हीटर का तार, जो हीटर का तार होता है ये किसका बना होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हीटर का जो तार होता है इसका भी गलनांक क्या होता है भाई, गलनांक, तो गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और इसका प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध भी उच्च होता है। और ये बना किसका होता है, नाइक्रोम के तार का, किसका भाई, नाइक्रोम का तार। और नाइक्रोम में ध्यान रखेंगे निकिल और क्रोमियम आता है। एक बार फिर से बोलेंगे, जो हीटर वायर है, हीटर वायर का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है और नाइक्रोम के तार का बना होता है। और निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, कौन है, नाइक्रोम। पूछ लेता है नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है, तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। और इस तार का प्रयोग हम करते हैं विद्युत हीटर में, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। वैसे ही बल्ब का फिलामेंट का ध्यान रखेंगे, फ्यूज वायर का ध्यान रखेंगे। एक हमने ये बताया है और 2 नंबर में ये बताया है और 3 नंबर में ये बताया है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है कि वायर से रिलेटेड या गलनांक से रिलेटेड या प्रतिरोध से रिलेटेड या फिर इनमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों का ये आंसर भी सही गया होगा। अगर ये हाई स्कूल से पूछा गया सवाल है, हाई स्कूल की भौतिक विज्ञान से, अगर आप लोगों का ये सही नहीं गया है तो कृपया करके जिसका भी गलत गया है वो ईमानदारी से, बिल्कुल अगर नहीं तो कृपा नहीं होगी, ईमानदारी से 1 मिनट मुर्गा बन जाना है, वीडियो को यहीं रोकना है और मुर्गा बनना है ईमानदारी से। अच्छे बच्चे की यही पहचान है। आगे चलते हैं, जिसका सही गया वो आगे देखेंगे। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, क्या 4.2 जूल होता है, क्या 4 गुणा 10 की पावर 2 जूल होता है, क्या 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल होता है, या 4.2 गुणा 10 की पावर 4 जूल होता है। तो आप लोगों को ये बताना है। ध्यान रखेंगे, हमको पता होना चाहिए कि 4.186, या ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ध्यान रखना है 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.186 जूल होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4.2 जूल भी कह सकते हैं। अगर हम 1 किलो कैलोरी लेना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 1000 से तो हम इधर गुणा कर देंगे भाई, 1000 से इधर गुणा कर देंगे और 1000 से इधर गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 किलो कैलोरी, क्या बन जाएगा, 1 किलो कैलोरी। और ये बन जाएगा 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल। और यही आपसे ऑप्शन में पूछा था और यही ऑप्शन में दे रखा है। 4.2 क्या हो जाएगा, 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है 1 जूल का मान कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो आप इसको भाग कर लोगे और जैसे ही इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 1 जूल के बराबर। तो 4.2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 कैलोरी किसके बराबर, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, 1 किलो, ये ध्यान रखना, किलो का मतलब क्या होता है, 1000 kg। तो 1 किलो कैलोरी, तो 1 कैलोरी तो 4.2 जूल के बराबर है, और 1 किलो और लगा दिया हमने, तो किलो में क्या होता है, 10 की पावर 3 होते हैं या 1000 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी लगभग सभी का आंसर सही गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और इसका आंसर आप देने की कोशिश करना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय का जो दूध होता है हमारा, ये पीला होता है, ये किसके कारण होता है, रेटिनॉल, नहीं जी, रेटिनॉल गलत है, बिल्कुल एकदम सारा गलत है, घोर अपराध है एकदम, ये बिल्कुल गलत है ना। कैरोटीन हो सकता है, राइबोफ्लोविन ये भी नहीं, ठीक है, ये तो एक तरह से ठीक है विटामिन के नाम है, रासायनिक नाम दे दिए हैं, और थियामीन ये भी नहीं। तो कैरोटीन की वजह से हमारा क्या होता है, गाजर का रंग जो क्या होता है भाई, लाल होता है, वो इसी की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। और जो गाय का दूध होता है ना, गाय का दूध भी क्या होता है, गाय का दूध क्या होता है, ये भी इसी की वजह से क्या होता है, पीला होता है, दूध पीला होता है, पीला इसी की वजह से। तो ये दोनों का जो आंसर है वो क्या है हमारा, कैरोटीन। ध्यान रखेंगे, गाय के दूध का पीला रंग क्या होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन था ये, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सुक्रोज क्या कार्बोहाइड्रेट है, नाम सुना है आपने, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन देख लग रहा, हाँ भाई सर जी बिल्कुल सही बात है, ये है। फ्रक्टोज ये भी है, सुक्रोज फ्रक्टोज ये है ना।
ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की तो है, ये अप्रूप है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज भी हो जाएगा, फ्रक्टोज भी हो जाएगा, ग्लाइसिन, और ये क्या है, ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजन। आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम धड़ाधड़ चाउमीन, बिरयानी, चावल, दूध, दही, मांस, मछली ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो क्या करता है, हमारे लीवर को ट्रांसफर कर देता है। तो लीवर क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखता है। क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखता है। तो ग्लाइकोजन हमारा क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन हमारा जो ये क्या है, ग्लाइसिन है, ये क्या है, एमिनो अम्ल है। क्या है भाई, ये एमिनो या नाइट्रिक अम्ल है, या अमीनो क्या है, ये अमीनो अम्ल होता है, ये अमीनो अम्ल क्या होता है। और ये हमारे क्या है, इसका हम सेवन नहीं करते हैं, इसका हम सेवन, इन सब का सेवन करते हैं, लेकिन इसका हम सेवन नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में अपने आप बनता है। इसका हम सेवन नहीं करते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक बन जाता है, और ये करीबन 2 ग्राम के आसपास हमारी बॉडी में पर डे बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लाइसिन ये क्या है, एमिनो अम्ल एक पदार्थ है, और इसका सेवन हम नहीं करते हैं, और ये हमारे शरीर में अपने आप बनता है। तो आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लाइकोजन भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, नाइट्रोजन युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया, इसको आप लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लगाएंगे। नाइट्रोजन युक्त जल में किसकी वृद्धि तेज हो जाती है, किसकी वृद्धि तेज हो जाती है, आपको यह पहचानना है कि उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या शैवालों की, क्या जीवाणु की, क्या विषाणु की, या कवक की। तो ये तो हमारी, ये तो एक तरह से कहते हैं ना, ये तो आंसर है ही नहीं, ना जीवाणु है और ना विषाणु है। ठीक है, या तो कवक होगा या शैवाल होगा। ठीक है, या तो कवक होगा या शैवाल होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका आंसर कवक भी नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका शैवाल। क्या हो जाएगा, शैवाल। तो नाइट्रोजन युक्त जल में क्या होता है, जल में वृद्धि तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो नाइट्रोजन युक्त जल में क्या होती है, इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपसे पूछता है कि जो हमारा शैवाल है, ये शैवाल जो है, ये इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, और ये किस जाति का है, किस जाति का है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा इसका अध्ययन है क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और ये किस जाति का है, ये ध्यान रखेंगे, थैलोफाइटा जाति के जो हमारे पादप होते हैं ना, तो उनमें संवहनी तंत्र होता है, इनमें संवहनी तंत्र, यानी कि इनमें क्या है, इनमें संवहनी तंत्र नहीं होता है, यानी कि संवहनी तंत्र का मतलब क्या हो गया, क्या होता है, जाइलम। क्या होता है भाई, जाइलम। और जाइलम के बाद ध्यान रखेंगे फ्लोएम, यानी कि इनमें ना तो जाइलम होता है, ना ही इनमें फ्लोएम होता है। और जब जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो इनमें भोजन का या जल का आदान प्रदान नहीं होगा। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई, इन शैवालों में क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं भाई, हरित लवक। और जब हरित लवक होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्वयंपोषी। कैसे हो जाएंगे, स्वयंपोषी। इसकी कोशिका भित्ति पूछ लेता आपसे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की। तो शैवालों के बारे में ध्यान रखेंगे, शैवालों का सबसे पहला ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन युक्त अगर जल में ये रहते हैं तो इनकी क्या है, वृद्धि तेज हो जाती है, और इनका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इनका फाइलम बोल दो या जाति बोल दो, थैलोफाइटा है। इनमें संवहनी तंत्र नहीं होता है, वैस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता है। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जल का संवहन करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करना। इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए क्या है, ये क्लोरोफिल
क्लोरोफिल होता है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां प्रकाश पहुंच पाता है और ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का है निर्माण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी बोलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 1। अगर पूछ लेता कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो ध्यान रखेंगे कवक का अध्ययन जो कहलाता है, कवक का अध्ययन, ये भी बदल लिख लो, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ये भी पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक के अध्ययन, ठीक है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा कहता है? ये कह रहा है कि कौन सा रोग कुक्कुट पक्षी में जीवाणु जनित रोग होता है? कुक्कुट पक्षी में, तो ध्यान रखेंगे ये कुस्कुट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुस्कुट। तो कुक्कुट बोल दो या कुस्कुट बोल दो, तो कुस्कुट पक्षी में जो है डर्मेटाइटिस, ये हमारा वायरस से होने वाला रोग है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये किससे होता है भाई? ये वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए हुआ या हेपेटाइटिस बी हुआ, ये वायरस से होता है। ये मिनी माता हो गया या ये भी हो गया, ये दोनों के दोनों किससे होते हैं? छोटी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये भी किससे होती हैं? वायरस से होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। और हमारा जो है हैजा, ये हमारा किससे होता है भाई? ये हमारा होता है जीवाणु से। और ये जो हमारा है ना मुख रोग माता डर्मेटाइटिस, ठीक है, कुक्कुट रोग डर्मेटाइट, ठीक है। हाँ, तो हमसे पूछा है जीवाणु जन्य रोग होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि छोटी माता, बड़ी माता वायरस से, और मुख रोग ये भी हमारा किससे होता है? ये भी हमारा किससे होता है भाई? वायरस से होता है। और डर्मेटाइटिस ये वायरस से होता है। हैजा हमारा किससे होता है? हैजा हमारा होता है जिसे हम कोलेरा बोलते हैं, जो विप्रियो वायरस से होता है। क्या होता है? विप्रियो कैलोरी। क्या इसका जीवाणु कौन सा है? इसका जीवाणु पूछ लेता है आपसे, विप्रियो कोलेरी। तो विप्रियो कोलेरी नाम का जीवाणु होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको कोलेरा नामक बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे 7 का हो जाएगा बी। 7 का क्या हो जाएगा भाई? बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह है। हरित लवक मतलब ये समझ लीजिए कि क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होगा उसमें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो जाएगा? वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। इसका मतलब ये है कि वो क्या हो जाएगा? स्वयं पोषी हो जाएगा। भाई हरित लवक पाने का मतलब क्या हुआ? हरित लवक पाने का मतलब ये हुआ कि वो कैसा है? हरित लवक पाने का मतलब ये है कि वो स्वपोषी है। क्या है भाई? स्वपोषी है। और स्वपोषी है मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? द्वारा भोजन निर्माण करता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो ध्यान रखेंगे विषाणु है या एमीबा है या युग्लिना है। तो देखो आपसे पूछा है पादप, तो विषाणु हमारा पादप तो नहीं है और जीवाणु हमारा पादप नहीं है, तो 2 ये कट जाएंगे। अब बता युग्लिना या अमीबा, इसमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे युग्लिना क्या है हमारा? युग्लिना में क्या होता है? अमीबा में नहीं होता है। युग्लिना में क्या होता है हमारा? हरित लवक पाया जाता है। और जब युग्लिना में हरित लवक पाया जाता है तो ये क्या करता है? ये स्वपोषी होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो वह जीव कौन सा है? इसमें जीव पूछा आपसे कि वह जीव कौन सा है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे युग्लिना में आपका क्या है भाई? ना अमीबा में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, और ना ही विषाणु में पाया जाता है और ना ही जीवाणु, यानी कि वायरस और ये बैक्टीरिया, ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं है। और साथ में क्या है? अमीबा भी हमारा इसका ऑप्शन नहीं है। तो क्या बच जाएगा? युग्लिना बन जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणुजन्य रोग नहीं है? तो विषाणुजन्य रोग इसमें पूछा है कि विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला कौन सा रोग नहीं है। आपको मैंने बताया था चेचक, स्मॉल पॉक्स और क्या है? स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स, या चेचक से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं। चेचक के टीके की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो चेचक हमारा क्या है? ये वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है? वायरस से होता है। और पोलियो भाई ये किससे होगा? ये वायरस, ध्यान रखेंगे। और ये क्या होता है? पोलियो, ये भी वायरस। भाई वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं हमारा, जैसे डेंगू हो गया, पोलियो हो गया,
या फिर क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस ए हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रुबेला हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया या कोल्ड हो गया, ये सारी की सारी जो बीमारियां हमारी वायरस से फैलती हैं। लेकिन अगर जीवाणु की बात करें तो टाइफाइड हो गया, सबसे पहले ध्यान रखेंगे टाइफाइड निमोनिया, सिफिलिस, कुष्ठरोग, टीवी, डिप्थीरिया, प्लेग, हैजा, बात समझ में आ रही है, या डिप्थीरिया, ये सारी की सारी बीमारियां हमारी किससे होती हैं, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे प्लेग हमारा क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है, और लेथारिज्म ये भी क्या है हमारा, जीवाणु जनित रोग है। लेकिन पोलियो क्या है हमारा, वायरस है। तो इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्लेग और ये दोनों जो है ना, ये प्लेग और ये दोनों ये किससे होते हैं, ये जीवाणु से होते हैं। किसके होते हैं भाई, ये जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है भाई, बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग जो है वो लेथारिज्म या फिर प्लेग है, लेथारिज्म या प्लेग है। ध्यान रखेंगे, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा होनी चाहिए। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में, जब भाई कोल्ड स्टोर होता है या कहीं भी मान लीजिए आप खाद्यान्न, मतलब ऐसी नमी की मात्रा कम से कितने % होनी चाहिए जहां खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकें। वो नमी की प्रतिशत मात्रा आप लोगों से पूछिए कि आप लोगों को बताना 14% या 16 से 18% या 20 से 18% या 26 से अधिक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नमी की मात्रा है वो आपको कितनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको 16% से लेके 18% तक क्या होनी चाहिए, नमी की मात्रा होनी चाहिए। आप खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हो, ध्यान रखेंगे। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो नमी की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 16 से 18% होनी चाहिए। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। किसी ने कहा, देखो ये बात हमारे राम सिंह गुरुजी की बात कही है और मैंने आपको इसलिए ये टाइप कराई है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते थे वो, कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। लक्ष्य एक ही होना चाहिए आपका, रास्ते भले ही अनेक होते हैं। आप यहाँ से इस रास्ते से नहीं जा रहे हो, इस रास्ते से चले जाओगे। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, ठीक है। और लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, मतलब लक्ष्य नहीं, ये कह रहे हैं कि लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं बदलो। और फिर ये आगे कह रहे हैं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, कभी भी जड़ नहीं बदलता है। तो वृक्ष में क्या है, पत्ती कभी लाल हो जाती है, कभी पक जाती है, फिर पतझड़ हो जाती है, फिर नई पत्ती आने लगती हैं। तो वृक्ष क्या करता है, पत्तियां बदलता है, कभी भी अपनी जड़ नहीं बदलता है। तो आपको क्या करना है, रास्ते बदलने हैं, कभी भी अपना लक्ष्य यानी कि अपना टारगेट नहीं बदलना है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हरित गृह गैसें, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो हरित गृह गैसें का पृथ्वी के वायुमंडल में के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है तथा फिर बढ़ता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों का जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है वो तापमान क्या है, लगातार बढ़ रहा है। कैसा है, बढ़ रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसें ही है जो कि क्या है, हमारी पराबैंगनी किरणों को, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, तो इनकी एक परत है जो कि क्या कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं और उन किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती हैं। ठीक है, तो क्या है, इनका प्रभाव यही है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है। एक हमारी मीथेन है, एक हमारी CFC है, और एक हमारी क्या है भाई, O3 है, और एक आपकी क्या है, जल वाष्प है। क्या है भाई, जल वाष्प है। और एक आप ध्यान रखोगे, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कौन सी है हमारी, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें। क्या है भाई, ये हमारी है ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें आपसे पूछ लेता है कभी कभी, एक आता है आपसे SO2। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। CH4 मीथेन या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन या फिर जलवाष्प यानी कि जल, और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 की 6 इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, या इन गैसों को समूह जो है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें।
या हरित गैसों का समूह कहते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, तापमान कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि जैसे कि आपने जल को बर्फ में बदल दिया और बर्फ को जल में बदल दिया, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है ये भौतिक परिवर्तन में होती है, ना कि रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में केवल क्या होती है, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। यानी कि एक बार आपने दूध से दही बना दिया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते। एक बार लोहे पर जंग लग गई तो वापस उसको लोहे को वैसा नहीं कर सकते। एक बार आपका भोजन पच गया तो दोबारा आप उसको भोजन नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है। एक बार दूध खट्टा हो गया तो उसको दूध को आप मीठा नहीं कर सकते, तो वो अलग है, चीनी डाल के आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। एक बार मोम जल गई तो उसको वापस आप नहीं ला सकते हो। एक बार कोयला जल गया तो उसको आप दोबारा से कोयला नहीं बना सकते हो। कोयला एक बार जल जाता है तो उसकी राख बन जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि इनको प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। बात समझ में आ रही है। लेकिन भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए दूध का गर्म होना, पानी का गर्म होना, बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। क्या यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है? ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होता है, ये बात सही है, ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। भाई आपने दूध क्या है उसमें कुछ जामन डाल दी और उसको कुछ देर रहने दिया तो उसका नए उत्पाद यानी कि दूध से दही बन गया। ठीक है, नहीं आपका भोजन पच गया तो वेस्ट बन जाता है, तो नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है। क्या यहाँ पे ये भी दे सकता था, क्या उसका स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है? बिल्कुल सही बात है। दूध कैसा होता है, मीठा होता है। दही कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। तो हमसे पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, ये बात आप लोगों को बतानी है। निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कोश में अपूर्ण उपकोश में होते हैं और उनको भरने के लिए इस तरीके से, जैसे मान लो आप लोग भरते हैं इस तरीके से, जैसे 3 उपकोष है, अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप कैसे भरोगे, पहले एक इसमें भरोगे, फिर एक इसमें भरोगे, फिर एक इसमें भरोगे और एक इसमें भर दोगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये पूरी तरीके से नहीं भरे हैं, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ही आपको चुनना है कि ऐसा कौन सा क्या है भाई अणु है, या कौन सा ऐसा अणु है जिसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, और जब इसने क्या है प्लस आयन आ रखा है, प्लस आ रखा है, तो इसने 2 क्या कर दिए हैं भाई, इसने 2 त्याग दिए हैं, तो इसका बचेगा नाइट्रोजन का 5, और इसको हम लिखेंगे 2 कॉमा कितना लिखेंगे 2 और कॉमा 1। तो बाहरी कोश में देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी कि इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसको भर के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, और इसके हम करेंगे 2,4 2,4 या 2,6, तो इसका हम करेंगे 2,6। तो 2,6 इसका मतलब ये है कि 2,6 जब हम इसको फिल करेंगे ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब इसमें क्या है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित का मतलब ये होता है जिनका जोड़ा नहीं बने। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 हमने ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसमें और 1 इसमें भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो भर दिए हमने, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे युग्मित। कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे युग्मित, और ये
कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अयुग्मित। अयुग्मित क्या हो जाएगा, ये अयुग्मित हो जाएगा। अयुग्मित मतलब इसका जोड़ा नहीं बना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब और इसकी बात करें हम, इसने क्या काम किया भाई, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और इसने 2 माइनस दे रखा है, 2 क्या है इसने ग्रहण किए किसी से, तो कितना हो जाएगा 10 और इसका हम करेंगे 2,8 तो 2,8 ये पूरी तरीके से फुल हो गए हैं और इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 13वें का क्या हो जाएगा, बी। ऑक्सीजन आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। ऑक्सीजन आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 0 है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो क्या है, ये जो है बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम निम्नलिखित में से किस द्वितीय आयन विभव का अधिक है, मतलब इनमें से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक है। तो बोरॉन का जो होता है 4 होता है, सॉरी बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितना होता है भाई 5 होता है। कितना होता है 5। बेरिलियम का कितना होता है 4, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, एल्युमिनियम का कितना होता है 13। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आयनन विभव की अगर हम बात करें, किसकी भाई, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव बोल दो, या इसको हम क्या बोल देंगे भाई, आयनन ऊर्जा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आयनन ऊर्जा बोल देंगे। तो आयनन ऊर्जा, ये बात ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर, क्या है भाई, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, ऊपर जाने पर क्या है, ये नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होती है, ये बढ़ती है। क्या होती है भाई, बढ़ती है। ठीक है। या दूसरा ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, ये भी क्या होती है, बढ़ती है। ये ऐसे ध्यान रखोगे। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, मान लो ये आवर्त सारणी है इस समय, मान लो है नहीं है, तो अगर बाएं से आप दाएं जाओगे तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तब भी क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखेंगे। ये बोरान जो है ना, बोरान, बेरिलियम यहाँ होता है और बोरान क्या होता है, ये यहाँ पे होता है। और नीचे बात करेंगे तो इसके नीचे होता है मैग्नीशियम और इसके नीचे होता है एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होता है। ये जो है ये तीसरे में आता है और ये क्या है, ये 7वें, ये 13वें में है। ये किस में है भाई, ये 13वें में है और ये दूसरे में है, दूसरे समूह में। ये दूसरे समूह में है, ये 13वें में है। अगर आप देखो, इमेजिनेशन करिए, आप इधर जाओगे इस तरीके से तो क्या होगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है नहीं बढ़ती है। आप इधर जाओगे तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो ये समझो। और हमने ये भी बताया इस तरह से जाओगे तो बढ़ेगी, या तो इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी क्या होती है, बढ़ती है, तो भी क्या होती है, बढ़ती है। मैंने अच्छे से समझा दिया है कि 13वें समूह में बोरान और एल्युमिनियम है, तो बोरान के नीचे क्या है हमारा, एल्युमिनियम है। तो नीचे से देखो, अगर हम इधर जाएंगे तो इनकी तो भाई कम होगी, इनकी कैसी होगी भाई, कम होगी, और इनकी क्या होगी, अधिक होगी। ये तो बात समझ में आ गई। और हम जब इधर चले गए, या तो बोरान की होगी, एल्युमिनियम की होगी। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एल्युमिनियम की तो होगी नहीं, क्यों, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, तो इसकी कम होगी, इसकी अधिक होगी। इसका मतलब आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसकी होगी, बोरान की क्या होगी, अधिकतम होगी। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप केवल 2 पॉइंट याद रखना, क्या ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में आयनन विभव क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है नहीं, आइए ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर डबल स्टार लगाएंगे, इस पर लगाएंगे आप लोग डबल स्टार, इस पर लगाएंगे डबल स्टार, डबल नहीं ट्रिपल लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस। बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, पहले बता चुका हूँ, इसको बताइए। तो जो गैमेक्सिन या डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर है, इसका महत्वपूर्ण यौगिक जो है क्लोरीन है। पूछ लेता है क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो क्लोरीन की खोज की थी सीले ने। पूछ लेता है नामकरण किसने किया था, नामकरण तो इसकी क्या किया था, डेवी ने। किसने किया था भाई, डेवी ने क्या काम किया था, इसका नामकरण किया था।
बात समझ आ रही है। इसके हरे रंग के कारण ही हम क्लोरीन को कहते हैं। और इसके यौगिक इंपॉर्टेंट है, इसके क्या है भाई, यौगिक, क्योंकि यौगिकों के क्या है, यौगिक के प्रयोग, यौगिकों के प्रयोग, ये बात ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपने देखा होगा सबसे पहले कपड़े, इससे क्या होता है, इसके जो यौगिक होते हैं ना, ये क्लोरीन की वजह से क्या होता है, क्लोरीन की वजह से कपड़ों एवं इमारतों का रंग उड़ जाता है। क्या है भाई, कपड़ों एवं इमारतों का रंग उड़ जाता है। नंबर 2 में याद रखोगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनाने में ये क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में रखा जाता है और इस क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के टाइम में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 रखेंगे, फास्जीन गैस बनाने में, इसका सूत्र होता है COCl2। फास्जीन गैस बनाने में, यह आप ध्यान रखेंगे, गैमेक्सीन बनाने में जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल्फास। क्या बोलते हैं भाई, सेल्फास। इसका सूत्र होता है C6H6 और बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ना, C6H6 और Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड या सेल्फास बोल दो, या फिर आप इसे बोल दो गैमेक्सीन। ठीक है। 5 नंबर में ध्यान रखेंगे, आंसू गैस बनाने में। 6ठा ध्यान रखेंगे, DDT बनाने में। 7वां ध्यान रखेंगे, मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में। और 8वां ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर जो जल को शुद्ध करने में, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है। इसका काम क्या होता है, जल शोधन में। क्या है भाई, जल शोधन में। जो आप बोलते हो ना, जो नगर पालिका में स्मेल आती है पानी के, उसमें तो वो क्लोरीन की स्मेल होती है, या ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसका काम हम करते हैं जल को शुद्ध करने में। तो ध्यान रखेंगे, क्लोरीन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई, क्लोरीन का प्रयोग हम कपड़े एवं इसकी वजह से इमारतों का रंग उड़ जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, फास्जीन गैस बनाने में, जिसका सूत्र ये होता है गैमेक्सीन यानी कि सेल्फास बनाने में। जब गुस्सा आ जाता है घर में किसी को भी तो सेल्फास खा लेता, तो वो यही होता है गैमेक्सीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है इसका सूत्र, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, रासायनिक नाम। आंसू गैस बनाने में, DDT बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ये बात हम आपसे बता रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बता रहे हैं, क्योंकि साइंस आपको अगर बेहतर करनी है ना, तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको, साइंस बहुत ऐसी करा देंगे, नंबर 1 की करा देंगे। क्यों, क्योंकि हम डेली क्लास साइंस पे ही वर्क कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन, हटर्स। तो हटर्स ने तो क्या क्या काम किया था भाई, हटर्स ने क्या किसकी खोज की थी, तो हटर्स ने क्या था, रेडियो तरंगों की खोज। न्यूटन ने दृश्य प्रकाश, और मैक्स प्लांक, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आइंस्टीन ने क्या दिया था, हमारा E = mc² दिया था। क्या दिया था भाई, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने ही E = mc² दिया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई, सापेक्षिता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे, सापेक्षिता का सिद्धांत। सबसे पहले आइंस्टीन जी ने बताया था कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यदि m उसमें से निकलता है तो उसमें क्या है, E ऊर्जा क्या होती है, उपस्थित होती है। या किसी भी परमाणु से E ऊर्जा निकलती है तो उसमें क्या है, द्रव्यमान के कारण ही है, यानी कि द्रव्यमान ही एक प्रकार का ऊर्जा है। ये मेरा पेन है, किसी परमाणु से मिलकर बना है, तो इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होता है, उस परमाणु में उपस्थित ऊर्जा के समतुल्य होगा। यानी कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है। ये किसने बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था। और इन्होंने इसकी जो खोज की थी 1905 में की थी, और इन्हें ही 1921 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था भाई, नोबेल
पुरस्कार मिला था। क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने 1905 में इसकी खोज करी थी। E बराबर mc²। ये E क्या है? ऊर्जा है, और C क्या है? प्रकाश का वेग है, M क्या है? द्रव्यमान है। इसी को हम सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। यह सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था भाई? आइंस्टीन ने दिया था। ये ध्यान रखेंगे। और कब दिया था? 1905 में दिया था। और इन्हें क्या मिला था? 1921 में क्या मिला था इन्हें? 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात ध्यान रखेंगे। न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? मैंने बता दिया है, दृश्य प्रकाश की खोज करी थी न्यूटन ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? रेडियो तरंगों की खोज की थी। किसकी भाई? रेडियो तरंगों की खोज इन्होंने की थी। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैक्स प्लैंक का क्या है, क्या सिद्धांत था, क्या इन्होंने दिया था, इनकी खोज क्या रही है, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से ओमीय चालक है? ट्रांजिस्टर, तापीय बल्ब, या अपघटन, या कंसंट्रेटेड। तो ओमीय चालक हम उसे कहते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करता है। ओमीय चालक हम उसे कहते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करता है। तो एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, ट्रांजिस्टर ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, तापायनिक बल्ब ये भी हमारा नहीं करता, और अपघट्य ये भी ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। कंस्टेंटेनियस एक ऐसी मिश्र धातु है जो ओम के नियम को फॉलो करती है। ये कंस्टेंटेनियस एक ऐसी मिश्र धातु है जो ओम के नियम को फॉलो करती है। तो 17 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। गतिशील विद्युत आवेश, कोई गतिशील, मान लीजिए क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, मान लीजिए ये क्यू आवेश है। कैसा है? क्यू आवेश। ये क्यू आवेश है, ठीक है। और ये कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोगों को बताना है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखोगे, जब ये आवेश स्थित है, जब ये आवेश क्या है? स्थिर है, स्थिर है। जब ये आवेश स्थिर है और इससे क्या है? आर दूरी पर कोई बिंदु है। क्या है भाई? कोई बिंदु है आर दूरी पर। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन जब ये बिंदु, यही जो आवेश है, ये क्या है? आर दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, और ये क्या है? गतिशील है। क्या है भाई? ये गतिशील है। तो गतिशील होने की वजह से क्या होता है? ये क्या हो जाता है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? इसमें आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। मेरी बात को ध्यान रखो, कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब कोई आवेश आर दूरी पर कोई पॉइंट है और उससे क्या है? स्थिर है। आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है और कोई आवेश मान लीजिए स्थिर है। अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र तो 101% होगा। लेकिन यदि आवेश वो गतिशील भी है, भाई गतिशील विद्युत आवेश, अगर वो आवेश गतिशील भी है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि गतिशील आवेश क्या करता है? गतिशील आवेश में क्या होता है? दोनों होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि सिग्नलों की तीव्रता कम होती है। इसमें तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। और एंटीना का सामर्थ्य कम होता है, ये भी कोई मतलब नहीं है भाई। एंटीना का सामर्थ्य कम होता है तो ये भी कोई मतलब नहीं है। वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, या फिर पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। पृथ्वी की वक्रता का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जब हम क्या है, एक b बराबर n लैम्डा से ध्यान रखेंगे। अगर एक लिमिट, जैसे मान लीजिए 4 हर्ट्ज की हम ध्वनि, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4 हर्ट्ज की हम ध्वनि क्या है? प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उत्पन्न कर रहे हैं। तो 4 हर्ट्ज की ध्वनि जो आवृत्ति है उसकी, वो उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। आप ज्यादा दूरी पर ध्वनि को ले जाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? जो लिमिटेड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो तरंगदैर्घ्य फिक्स है, उससे आप दूर तक क्या हो जाएगा? टेलीविजन के सिग्नल को भेजोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? आवृत्ति जो है बीच में से क्या हो जाएगी? डिसमैच हो जाएगी, और वायु के कण या वायु क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगी, और वायु क्या करेगी? सिग्नल को अवशोषित कर लेगी। वायु क्या करेगी? उन सिग्नलों को अपनी तरफ अवशोषित करने लगेगी, और इसीलिए हमें क्या है? टेलीविजन में चित्र क्या तिलमिला जाते हैं। आपने देखा होगा, आप छतरी की मेल मिलाते हैं तो वो यही होता है कि उसमें क्या होता है, जब आपको करते क्या हो? इधर उधर करते हो,
छतरी, कभी कभी आपके सिग्नल चले जाते हैं, नो सिग्नल दिखा देता है। डिश आप देख रहे हो, मतलब समाचार देख रहे हो और नो सिग्नल दिखा गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा दूरी के सिग्नल आप, मतलब यह है सर्वर से आप ज़्यादा दूरी का सर्वर आपके जो डिश ने कैच कर रखा है जहाँ से आप समाचार देख रहे हो, तो बीच में क्या है, वायु के कुछ कण या वायु बीच में आ जाती है, जिससे बीच बीच में बार कभी कभी नो सिग्नल या चित्र तिलमिले से दिखाई देते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, उसे क्या है, उसका जो है डायरेक्शन थोड़ी सी मूव करके आते हो और ठीक से कनेक्शन मिल जाता है और आप क्या है, समाचार अच्छे से देख रहे होते हो। तो उसका एक मात्र रीजन सबसे अच्छा यही है कि वायु में क्या है, वायु में क्या है, सिग्नल को क्या है, अवशोषित करने लगते हैं। वायु सिग्नल को क्या करती है, अवशोषित करने लगती है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों की वृद्धि के लिए ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है या इंपॉर्टेंट है, या क्या कहते हैं, वृद्धि के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है? क्या लोहा? नहीं। कार्बन? नहीं। क्लोरीन? नहीं। क्या इसका आंसर भाई? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको क्या है, एक क्वेश्चन लास्ट वाला आप लोगों के लिए छोड़ा करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए हुआ करेगा। हम 20 ही % लाते हैं, क्योंकि अगर हम 25 लाने लगे ना, आज की क्लास मैंने बहुत खींची है, तब जाके शायद 1 घंटे के आसपास हो पाई है, वरना 1 घंटे से पार चली जाती है, ठीक है। ज़्यादा समझाता हूँ तो पार चली जाती है, इसलिए फैक्ट समझाया करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, लोहा, तांबा, कार्बन, क्लोरीन, इसमें से आपको एक इसका ऑप्शन सही है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो ऑल पे भी प्रेस करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ भी, एक दोस्त के साथ कम से कम शेयर करोगे, ठीक है नहीं। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।